गर्ल्स आपका नेक्स्ट चैप्टर है 15th टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। देखिए टैक्स इनवॉइस पता है आपको बिल होता है जब भी हम कोई माल सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक बिल इशू करना पड़ता है, उसको आप इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल इनवॉइस हो जाएगा वो। तो अब टैक्स इनवॉइस इन द सेंस कि जीएसटी से रिलेटेड इनवॉइस है तो उसको टैक्स इनवॉइस बोल दिया है। तो इनवॉइस इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक बिल होता है जिससे जो कि एक सेलर इशू करता है बायर को, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग पार्टीज़ कि बायर कौन है, सेलर कौन है, क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम सोल्ड, कितनी क्वांटिटीज़ बेची है, किस प्राइस पर बेची है, डिस्काउंट है, डिलीवरी या पेमेंट टर्म्स क्या है, तो सब कुछ मेंशन होता है। तो ये कहते हैं कि जो टैक्स इनवॉइस है ना, अभी हमने पढ़ा था आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आपको टैक्स का बेनिफिट दिलवाता है। आईटीसी भी एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिससे कि आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इस टैक्स इनवॉइस के बिना आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। आगे आ जाता है इनवॉइस अंडर जीएसटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 66 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है इनवॉइस की। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मीन्स द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। ठीक है, टैक्स इनवॉइस का मतलब वो इनवॉइस जो कि सेक्शन 31 में जिसको डिफाइन किया हुआ है। अब टैक्स इनवॉइस का मतलब मैंने आपको बताया 31 में डिफाइन किया हुआ है, उसको आप टैक्स इनवॉइस बोलते हैं अंडर जीएसटी। कुछ एक इंपॉर्टेंस है टैक्स इनवॉइस की जीएसटी में। फर्स्ट एविडेंस सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। देखो आपने सप्लाई की गुड्स की या सर्विसेज की, उसका कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, तो वो प्रूफ क्या है, टैक्स इनवॉइस, जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्ले करता है जीएसटी में। इसके बिना आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसी को आप प्रूफ दिखाओगे जिससे कि आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू अवेल आईटीसी। अभी हमने वही बात की, इसके बिना आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। थर्ड है इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई, और जीएसटी है, जैसे हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, भैया एसजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, कब हमने सप्लाई की हुई मानी जाएगी, कब हमें टैक्स पे करना है, किस टाइम पे करना है, तो वो सब चीज़ें किससे पता चलेगी, ऐसे ही इनवॉइस से ही। इसी के ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब ये इंडिकेटर होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमने इस टाइम इस प्लेस पर सप्लाई की है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस का मतलब कि इनवॉइस में कौन कौन सी बातें होती है। फर्स्ट है देखो सप्लायर इन्फॉर्मेशन, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, और उसका जीएसटीआईएन नंबर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सीरियल नंबर होता है इसमें, टैक्स इनवॉइस में सीरियल नंबर होता है, जैसे कि वो कुछ भी सीरियल नंबर हो सकता है। उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हाइफन, डैशेस, सिंबल्स, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, यूनिक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक सीरियल नंबर होगा इनवॉइस के ऊपर, मतलब नंबर छपा होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं ऊपर छोटे से ब्लैक अक्षरों में नंबर होता है, उसमें सब कैरेक्टर्स होते हैं। एंड एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, ये यूनिक होगा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ इशू, टैक्स इनवॉइस, उसमें डेट होता है कि कब इशू कर रहे हो आप। इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट, मतलब कि बायर कौन है। ठीक है, जीएसटीआईएन नंबर होता है उसका भी, पार्टिसिपेंट्स का भी यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, और जीएसटीआई नंबर होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किस केस में काम आता है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन होती है उस केस में आता है, नहीं तो बायर और सेलर का तो जीएसटीआई नंबर काम आता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, टैक्स इनवॉइस में नेम और एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट का, डिलीवरी का नेम एड्रेस along with the name of the state code if such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is 50,000 रुपी और मोर। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट मतलब बायर, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन को ही माल बेचेंगे, हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी माल बेचते हैं। तो जहाँ पर मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई 50,000 रुपी है, उससे ज़्यादा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेंशन करना जरूरी हो जाता है। कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स इनवॉइस में कोड होता है जिसको एचएसएन कोड बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। एचएसएन कोड की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये वैसे तो 6 डिजिट कोड होता है। ये क्लासीफाई करता है प्रोडक्ट्स को 5,000 प्लस में। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये सामान आ रहा है, मतलब गुड्स की या सर्विसेज की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एचएसएन नंबर रखा जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड इस सेम नंबर होता है पूरे वर्ल्ड में उन चीज़ों का, इसे बोलते हैं एचएसएन कोड।
उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन होती है गुड्स की, सर्विसेज की। डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स की डिटेल होती है, ठीक है, कितनी क्वांटिटीज़ बेची है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब 50,000 का सामान बेचा है, 1,00,000 का सामान बेचा है, वो होता है मेंशन। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कि किस अमाउंट पे हमें टैक्स लेना है। जैसे मानो डिस्काउंट दिया आपने, तो डिस्काउंट को घटा के उसके बाद अमाउंट पे आप टैक्स लोगे ना, तो ये सब चीज़ें मतलब होती है कि हमने इतनी छूट दी, अब इस अमाउंट पे हमने टैक्स लेना है। रेट ऑफ टैक्स, भाई हमें 5% लेना है, 18% लेना है, 10% लेना है, सेंट्रल सेल टैक्स लगाया है, स्टेट टैक्स लगाया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स में क्या होता है, 5%, 10%। अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब 1,000 टैक्स बनाया, 2,000 टैक्स बनाया, तो वो होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेट सप्लाई की है या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई किया है, क्योंकि तभी आप पता लगा सकते हो कि हमें CGST लगाना है या फिर SGST लगाना है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, हम जो डिलीवरी है, अभी जैसे कि हरियाणा से वो पंजाब गया है, राजस्थान गया है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पर हमारा सामान डिलीवर हो रहा है। इन्फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज क्या होता है, जिसमें टैक्स कौन पे करता है, रिसिपेंट, बायर, ठीक है। सप्लायर नॉर्मली टैक्स पे करता है, तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर टैक्स पे ना कर कौन पे करता है, बायर, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, कि उसमें टैक्स इनवॉइस में सिग्नेचर भी होते हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इन द सेंस कि ऑनलाइन अगर हम बिल काट रहे हैं, इनवॉइस काट रहे हैं, तो अथोराइज पर्सन के, सप्लायर के क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है टैक्स इनवॉइस में, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ताकि आप टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकें। उसके बाद आता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। किस मैनर में इनवॉइस इशू किया जाता है, जो सीरियल नंबर होता है इनवॉइस का, इशूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जो सीरियल नंबर होता है ना इनवॉइस का, वो कॉमन पोर्टल पे फॉर्म GSTR 1 में एंटर किया जाता है। उस सीरियल नंबर से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इनवॉइस की। और मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस है, फर्स्ट है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो अलग थोड़ा इनवॉइस इशू करने का मेथड है, मैनर यानी मेथड, और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो उसका एक अलग मेथड है। इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो इनवॉइस की आप 3 कॉपी बनाएंगे, ट्रिप्लीकेट। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फर्स्ट है ओरिजिनल कॉपी बिंग मार्क्ड एज ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट। अगर वो जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना, एक होती है डुप्लीकेट कॉपी और एक होती है ट्रिप्लीकेट कॉपी, तो 3 कॉपी बनानी है। ओरिजिनल कॉपी पे आप लिख देंगे ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, रिसिपेंट को दे दोगे। डुप्लीकेट कॉपी पे लिख दोगे डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सामान, ठीक है। दूसरे, अगर आप दूसरे स्टेट में भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्टर को एक कॉपी पकड़ानी होती है। ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर, 3rd कॉपी आप अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरीके से 3 उसकी कॉपी बनाते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज आप देखो, सर्विसेज ट्रांसपोर्ट तो होगी नहीं, तो ओरिजिनल कॉपी होगी और डुप्लीकेट कॉपी होगी। ओरिजिनल कॉपी रिसिपेंट को दे दी जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर अपने पास रख लेता है। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ इनवॉइस टू डील डिफरेंट सिचुएशन इन GST लॉ। टाइप्स ऑफ इनवॉइस, अलग अलग इनवॉइसेस बताया हुआ है डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए। फर्स्ट है, देखिए, टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें इनवॉइसेस के टाइप बताए हुए हैं। गुड्स के रिलेटेड में तो आप इनवॉइस इशू करते हैं जिसमें गुड्स की सारी डिटेल होती है, कितनी क्वांटिटी बेची, कितने वैल्यू का बेचा, कितना टैक्स लगाया, बायर कौन है, सेलर कौन है, और एक प्रिस्क्राइब टाइम में ही इनवॉइस हमें इशू करना होता है, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ रहे हैं हम इससे रिलेटेड। फर्स्ट है, देखिए, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। देखिए, अभी मान लीजिए गुड्स को हमने सप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है ना कि हम कभी भी उसका इनवॉइस इशू करें, तो उसकी भी कुछ एक टाइम लिमिट है कि किस टाइम के पीरियड के अंदर अंदर आपको इनवॉइसेस इशू कर देना है रिसिपेंट को। तो फर्स्ट आ जाता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखिए, 2 चीज़ें होती है, रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स, दोनों अलग अलग चीज़ें। रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं सेलर हूँ, मेरे से सामान आप लेकर जा रहे हैं, उसी टाइम आप लेकर जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब मेरी शॉप से सामान जा रहा है, आप साथ के साथ लेकर जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ गुड्स। गुड्स को आप लेकर जा सकते हैं, मतलब कि आप वो लगा लीजिए कि वो मूवेबल है,
ठीक है, गुड्स क्या है, मूवेबल। दूसरी चीज़ क्या जाती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि सामान आप लेकर नहीं जा सकते हैं, आप उसको पकड़ कर नहीं लेकर जा सकते हैं, वो गुड्स क्या, इमूवेबल, उसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो उन दोनों केसेस में एक इनवॉइस इशू करने की डेट बताई हुई है। अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम रिमूवल ऑफ गुड्स। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, इनवॉइस तो इशू करेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड, रिमूवल ऑफ गुड्स, सॉरी। देखिए, आप आए मेरे पास सामान लेने के लिए, तो मैंने इनवॉइस उसी टाइम काट दिया, ठीक है, तो आप ले गए सामान और इनवॉइस भी इशू कर दिया मैंने, ठीक है, जहाँ पर गुड्स की क्या हो, मूवमेंट हो। और बिफोर भी काट सकते हो, जैसे कि आपने मुझे फ़ोन पे कर दिया कि मैं आपके पास आ रहा हूँ इतना सामान लेने के लिए, तो आप मैंने पहले ही काट के रख दिया, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स, मैं इनवॉइस इशू कर दूंगी। दूसरी चीज़, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें भी यही होगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्सेबल गुड्स दे रहा है, इनवॉइस इशू करेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर गुड्स कौन सी होगी, इमूवेबल, उसी को बोलते हैं हम डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे कि मान लो मैंने किसी से घर खरीदा, वेयर हाउस खरीदा, तो हम उसको उठाकर तो लेकर जा नहीं सकते, तो उसकी चाबी हमें दे दी जाएगी, की, ठीक है, तो उसको आप डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हो। उसमें भी आप इनवॉइस कैसे इशू करोगे, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इशू करते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलैक्सेशन इन सम केस। गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया हुआ है कुछ गुड्स को या सर्विसेज को, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड, ठीक है, विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर में बी डिस्क्राइब। मतलब इन्होंने हम गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड बातें पढ़ रहे हैं। इसे एक्स्ट्रा अगर गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है कि इस गुड्स के केस में आपको इस टाइम पे इस मैनर में प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। सेकेंड आ जाता है टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज दे रहे हैं तो भी प्रिस्क्राइब टाइम में इनवॉइस इशू करना होता है। तो उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, फर्स्ट है देखिए, टाइम लिमिट टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाइंग कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन ए प्रिस्क्राइब इशूड पीरियड इशू अ टैक्स इनवॉइस। ये कहता है बिफोर भी कर सकता है और आफ्टर भी इशू कर सकता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, परंतु एक उसका टाइम पीरियड रखा हुआ है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही उसे इनवॉइस इशू करना होगा जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब जैसे आप सप्लाई कर रहे हो ना सर्विसेज, देखो गुड्स के केस में क्या थी, बिफोर और एट द टाइम, मतलब वहाँ तक कर देना है आपको इनवॉइस इशू। सर्विसेज के केस में क्या है, 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। जब भी आप सर्विस दे रहे हो तो उसके 1 महीने के अंदर इनवॉइस इशू करना है, एंड विद इन 45 डेज इन केस वेयर सप्लायर इज बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड क्या है, 45 डेज। क्लियर। रिलैक्सेशन इन सम अदर केस। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको कुछ रिलैक्सेशन दे देती है, गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, जो कि प्रिस्क्राइब टाइम रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर टाइम पीरियड्स मिलता है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स डीम टू बी अ टैक्स इनवॉइस, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। अब जैसे देखो सर्विसेज भी काफ़ी टाइप की हो सकती है, तो गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं भाई इस सर्विस के लिए ये रूल अपनाया जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट। मतलब वो कह रहा है कि टैक्स इनवॉइस इशू ना भी करे ना, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, टैक्स इनवॉइस। अगर गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए ऐसा बोलती है तो ऐसा कंसीडर किया जाएगा। नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, गवर्नमेंट कहती है कि अरे ये जो सर्विसेज है इसके लिए इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अब वो गवर्नमेंट्स के रूल है तो नहीं है, तो भाई कोई करेगा नहीं इशू, ठीक। उसके बाद आ जाता है रिवाइज नोटिस रिवाइज्ड इनवॉइस। देखिए रिवाइज्ड इनवॉइस का मतलब क्या होता है, रिवाइज का मतलब क्या होता है कि आपने जो ओरिजिनल चीज़ है कोई ना कोई, उसी को रिवाइज किया होगा, इसी को आप रिवाइज बोलते हैं। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड। देखिए कई बार क्या होता है, हमें ना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है, जिस दिन से हम लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हमें अप्लाई करना होता है और विद इन 30 डेज हमें ग्रांट कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन। पर ऐसा तो नहीं है कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम काम को रोक देंगे, तो 30 दिन के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो 30 दिन तक तो हमारा काम कैसे चला बिना रजिस्ट्रेशन के। तो उस केस में जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और आपने सप्लाई किया गुड्स की, सर्विसेज की, इनवॉइसेस काटे हैं, तो अब आप क्या कर दो, जो पिछले इनवॉइसेस है ना
जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रेशन का, तो जो पिछले इनवॉइसेज है उसको रिवाइज कर दो। रिवाइज करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको जीएसटीएन नंबर मिल चुका होता है, तो आपने ना जीएसटीएन नंबर के साथ उन इनवॉइसेज को काट दिया जिससे कि आप टैक्स बेनिफिट ले सके, तो उसे बोलते हैं रिवाइज्ड इनवॉइस। क्लियर गर्ल्स? अगर समझ नहीं आता तो आप दोबारा पूछ लेना। उसके बाद आ जाता है नो नीड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस। एक रजिस्टर्ड पर्सन है मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200 रुपीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब। अब एक पर्सन है जो कि सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की जिसकी अमाउंट 200 रुपये से कम है, तो उस केस में इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। फिर उसके बाद आता है बिल ऑफ सप्लाई। देखिए एक चीज़ और बात बताती हूँ मैं आपको, आईटीसी ये हम जो कर रहे हैं ना, इनवॉइस इशू कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हम आईटीसी का बेनिफिट ले सके। इसी के बेस पे आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। एक स्कीम पढ़ी थी हमने कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो जहाँ पर हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ पर हमें इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। अभी हमने टैक्स इनवॉइसेस पढ़ा, कैसा ऐसा मेंशन होता है, ये सब चीज़ें होती है, तो ये कहते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई कैसा होता है। ठीक है, बस उसको हम नाम दे देंगे बिल ऑफ सप्लाई। जहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, और अगर आपने रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वहाँ पर आप नाम दे देते हैं टैक्स इनवॉइस। अब हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं बिल ऑफ सप्लाई की। फर्स्ट देखिए सप्लायर इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर। सप्लायर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई कंटेन नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर ऑफ द सप्लायर, तो उसमें इन्फॉर्मेशन हो जाती है। सीरियल नंबर वैसे ही है जो इनवॉइसेस में थी, ठीक है, पर हम इसको बोलेंगे तो बिल ऑफ सप्लाई ही। सीरियल नंबर होते हैं वो पूरे करेक्टर्स के साथ हो जाते हैं। डेट ऑफ इशू, इस दिन इशू हुआ बिल। इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कोड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे HSN कोड होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, बस इसमें ऐसा नहीं है कि हमें प्रूफ रखने की रिक्वायरमेंट है, इनवॉइस इशू करना है, होती सारी चीज़ें वही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद आता है नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी हमने पढ़ा था ना कि 200 रुपये से कम का है तो आपको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी कहता है ऐसा कि आपके 200 रुपये से कम है वैल्यू ऑफ सप्लाई या सर्विसेज और आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो भी आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 पॉइंट हो जाता है रिसिप्ट वाउचर। देखिए रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। कई बार क्या होता है जो सप्लायर है बायर से पहले ही एडवांस में पेमेंट कर ले लेता है, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की, वो इशू कर देगा एक रिसिप्ट वाउचर या अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग रिसिप्ट ऑफ सब पेमेंट, और जो कि एविडेंस होगा कि हाँ भाई मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में क्या आ चुकी है, पेमेंट आ चुकी है। तो अब यहाँ पर सप्लायर बायर को क्या इशू कर देगा? रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद आ जाता है रिफंड वाउचर। देखिए रिफंड वाउचर क्या होता है? रिफंड वाउचर क्या होता है? वेयर ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन इशू रिसिप्ट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए रिसिप्ट वाउचर उसने इशू कर दिया कि मैंने पैसे तो दे दिए, मान लो सेलर को, बायर ने सेलर को पैसे दे दिए परंतु सेलर ने सप्लाई नहीं की, ठीक है, या कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, तो अब उसको पेमेंट रिटर्न करनी पड़ेगी। तो उसके वो जो पेमेंट की थी उसने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट जिसके अगेंस्ट रिसिप्ट वाउचर इशू हुआ था, अब वो क्या करेगा? उसके नाम क्या बना देगा? रिफंड वाउचर, कि मैं इस पर्सन को पेमेंट वापस कर रहा हूँ, मैंने इसको कोई भी सप्लाई नहीं की है। 8 पॉइंट जाता है इनवॉइस इन केस ऑफ RCM। RCM का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब टैक्स कौन पे करता है? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर टैक्स पे करता है इस मैकेनिज्म में रिसिपिएंट, बायर, क्योंकि वही रजिस्टर्ड पर्सन होता है। सप्लायर यहाँ पर टैक्स पे नहीं करता क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पर इसका मतलब कौन इशू करेगा? वो पर्सन जिसने कि गुड्स रिसीव्ड किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज़ नॉट द रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो RCM में इनवॉइस इशू वो पर्सन करेगा जो कि रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? बायर, ना कि कौन होगा? सेलर। तो यहाँ पर वो इशू कर देगा कि मैंने इससे गुड्स रिसीव कर ली है। पेमेंट वाउचर इन केस ऑफ RCM। अब पेमेंट वाउचर कैसे होगा?
एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड कौन है, बायर, वो इशू करेगा एक पेमेंट वाउचर कि मैंने पेमेंट कर दी है सप्लायर को, ठीक है। मतलब अब यहाँ जहाँ पर भी जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होगा ना वो इशू करेगा। अब बायर कहेगा मैंने सप्लायर को इशू कर दिया है, पेमेंट जो है वो मैंने कर दी है। बायर कहेगा मैंने सेलर से रिसीविंग ले ली है गुड्स की या सर्विसेज की, तो बायर ही यहाँ पर इशू करेगा, सेलर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सेलर यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका कंटिन्यूस सप्लाईज अंडर जीएसटी लॉ। देखिए कंटिन्यूस सप्लाई क्या होती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एक ही बार में सप्लाई जो है ना ख़त्म नहीं होती, मतलब चल रही है अभी सप्लाई। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने मुझे ऑर्डर दिया, आपने मुझे कि जैसे कि बायर है, बायर ने सेलर को कहा कि मुझे 500 यूनिट्स ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। अभी उसने क्या किया, उसने अभी 100 दी, 1 मंथ 100 दी, नेक्स्ट मंथ 100 दी, फिर 100 दी, वो 100 करके अपने ऑर्डर्स को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब 5 बार अभी 100 दी है, तो अभी 400 रिमेनिंग रहती है, तो फिर 100 और देनी है, फिर 100 और देनी है, तो सप्लाई चलती जानी है। अभी गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई एक ही टाइम में कंप्लीट नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूसली अभी हमें देनी है। जब तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता, जितना भी बायर ने सेलर को बोला है, तब तक वो क्या मानी जाएगी, कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज़ प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। और इस चीज़ पर मैं तैयार हूँ कि हाँ मैं आपको सो करके हर मंथ ऐसे हम ब्रिक्स दे देंगे कंटिन्यूसली अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बात समझ आ रही है गर्ल्स आपको। जैसे कि मान लो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मैं आपको ये माल सप्लाई करूँगी, तो 2 महीने 3 महीने तक जब तक मैं आपको माल सप्लाई नहीं कर देती हूँ, तब तक वो क्या मानी जाएगी, कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है। फॉर विच द सप्लायर इन्वॉइस द रिसिपिएंट ऑन ए रेगुलर बेसिस और पीरियडिकल बेसिस। अब वो सप्लायर के ऊपर है कि वो इन्वॉइस इशू करेगा रिसिपिएंट को पीरियडिक बेसिस पर। जैसे आए महीने का इन्वॉइस काट दिया हमने, ऐसे ही सर्विसेज के लिए बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 मंथ्स के लिए सर्विसेज लेनी है हमने किसी से, 2 मंथ्स के लिए लेनी है, तो जब तक सर्विसेज कंप्लीट नहीं होती तब तक आप रेगुलर पीरियड पर उसके लिए क्या काटते जाएंगे, इन्वॉइसेज। टाइम लिमिट टू इशू इन्वॉइस अंडर कंटिन्यूस सप्लाई। ये कहते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाईज के अंदर भी टाइम लिमिट है कि कितने टाइम के अंदर आपको इनवॉइस काटना है। फर्स्ट है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, अब टाइम लिमिट तो बताया ही हुआ है कि टैक्स इनवॉइस कब तक हमें इशू करके देना है, तो उसकी टाइम लिमिट है अगर गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वे सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अभी फ्यूचर में मिलेगी हमें पेमेंट्स मिलेगी, अभी फ्यूचर में हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड। स्टेटमेंट इशू करेंगे और आपको स्टेटमेंट इशू करने से पहले या उसी टाइम इनवॉइस काट कर देना है, ठीक है। और द केस में भी सच पेमेंट इज़ रिसीव्ड। जैसे जैसे पेमेंट रिसीव होती जा रही है वैसे वैसे आप इनवॉइस काटते रहो, या जैसे जैसे आप स्टेटमेंट्स को बनाते रहते हो, तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट आपको वो इशू करके देना ही है, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट है, उससे एक्सीड नहीं करेगा कि साथ के साथ कोई पेमेंट करते जा रहा है तो साथ के साथ हम इनवॉइस इशू करते जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद जाता है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज के केस में कैसे इनवॉइस इशू करना है, उसकी क्या टाइम लिमिट रहेगी। फर्स्ट है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। देखो क्या होता है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज़ असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विसेज आप यहाँ पर कैसे लेते हो कि मान लो हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए मिस्त्री हमें सर्विसेज देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पूरा हो जाएगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा, टाइम लगेगा उसको, महीने मतलब कि 6 मंथ भी लग सकता है, 1 ईयर भी लग सकता है। तो जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक उसकी सर्विसेज चलती जा रही है। तो ये कहते हैं कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन वो पेमेंट करता है उस दिन भी इनवॉइस काट सकते हैं, या फिर पेमेंट करने की डेट से पहले भी। और अगर हमें पता चल रहा है कि अभी क्या होता है कि वो जो सर्विसेज चलती जा रही है, जैसे मान लो हमने बीच में उसको पेमेंट कर दी, सेलर को बायर ने पेमेंट कर दी, तो उतनी अमाउंट का हम इनवॉइस इशू कर देंगे। तो यहाँ से कहते हैं कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मुझे पता है, जैसे कि उसमें मेंशन किया हुआ है कि हम आपको आए महीने इतना अमाउंट देंगे, या आए महीने इतनी, इस डेट को हम
पेमेंट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है, इनवॉइस इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो इनवॉइस उससे पहले उस डेट को इनवॉइस इशू कर देंगे, क्योंकि पेमेंट हो गई, जैसे ही पेमेंट हो जाती है वैसे इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। बट इफ़ एडवांस इज रिसीव्ड, रिसिप्ट वाउचर इज़ रिक्वायर्ड टू बी इशूड, नॉट द टैक्स इनवॉइस। अगर एडवांस में मिल जाता है ना, तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर इशू किया जाता है उसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता, जैसे कि गुड्स के केस में हुआ था। उसके बाद आ जाता है ऑन और बिफोर डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, पहले था कि हमें ड्यू डेट पता थी सिर्फ, अब यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड हो रही है। ये कहते हैं कि असर्टेनेबल नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है कि पेमेंट कब मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें ड्यू डेट नहीं पता, परंतु हमने पेमेंट कर दी। तो जैसे ही पेमेंट कर दी जाती है वैसे ही क्या कर दिया जाता है, ऑन और बिफोर सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, और जैसे ही पेमेंट रिसीव कर देगा वैसे ही टैक्स इनवॉइस को काट दिया जाएगा। बट अगर एडवांस पेमेंट रिसीव होती है तो वाउचर, रिसिप्ट वाउचर इशू किया जाएगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाएगा। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पर क्या भाई, इवेंट जो है या काम जो है, कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो ये कहता है कि उसके पहले, अब जैसे ही सप्लाई ख़त्म होगी तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट आप टैक्स इनवॉइस को काट देते हैं। मैनी अ टाइम इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट्स आर मेड ऑन द कंप्लीशंस वेरियस इवेंट्स सच एज कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट इवेंट एंड टैक्स इनवॉइस इशूड व्हेन दीज इवेंट्स आर कंप्लीटेड। कई केसेस में क्या होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हुए हैं तो जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तभी इनवॉइस को काटा जाता है, क्योंकि तभी पेमेंट को किया जाता है। तो जैसे ही पेमेंट की जाती है वैसे ही इनवॉइस को इशू कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 11th पॉइंट, इनवॉइस इज इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। इसका जो मेन फंडा है उन्होंने ये कहा हुआ है कि अभी मान लीजिए इनवॉइस कब इशू करे, अगर हमने गुड्स को बेचा है अप्रूवल बेसिस पर, अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। कई बार क्या होता है हम गुड्स को बेच देते हैं, तो बेचने के बाद क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा माल बिक गया, वो रिटर्न आने के उसके चांसेस हो जाते हैं, और हमने अप्रूवल दिए, ठीक है कि तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम वापस कर देना। तो क्या टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है कि अगर उस पर्सन ने वापस करना होगा तो 6 महीने के अंदर वापस कर देगा, और अगर वो वापस नहीं करता है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि उसने हमारा सामान रख लिया है। तो आपको इनवॉइस इशू करना होगा विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स। जैसे ही आपके पास ये सामान जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दो। अगर वापस आ जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनवॉइस इशू नहीं होगा। और अगर मान लो वापस नहीं आता है, अब 6 महीने हो गए उसने सामान को रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसको रखना है, तो 6 महीने के अंदर अंदर गुड्स को क्या कर देते हैं हम, इनवॉइस को इशू कर देते हैं जब भी आपने सामान को बेचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट करेंगे। ये वाला हमारा इनवॉइस का कंप्लीट होता है। गर्ल्स कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।